हेलो जोहार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और सभी को जोहार हजारीबाग, क्योंकि आज झारखंड दर्शन का पहला एपिसोड है। और आज पहले ही वीडियो में मैं जिस जिला का दर्शन आप सभी को करवाने वाला हूं वो जिला है हजारीबाग। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग हजारीबाग का भ्रमण करते हैं, हजारीबाग का दर्शन करते हैं और जानते हैं हजारीबाग के बारे में ऐतिहासिक बातें, भौगोलिक चीजें, पर्यटन की चीजें, प्रशासनिक चीजें, वहां के महानतम व्यक्तित्व के विषय में, वहां की नदियों के बारे में, वहां के अर्थव्यवस्था के बारे में, वहां के खनिज संसाधन, सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पूरा 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 इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे और सभी लोगों को इसे देखना चाहिए, है ना केवल स्टूडेंट्स को जो झारखंड से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन सभी छात्रों को देखना चाहिए, उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिन्हें जानकारी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करिए मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है ना। चलो इस सेशन के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। मैं पहले वीडियो बना चुका था इस पे कि झारखंड दर्शन का ये सीरीज शुरू हुआ आज से, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन के फ्री वीडियो सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि देखो पीडीएफ ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, टेलीग्राम में बहुत सारे दिन भर पीडीएफ जाते रहते हैं। तो करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे एक फ्री वीडियो का सेगमेंट है। आप लोगों को उसमें एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आप झारखंड दर्शन के वीडियोस के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आवाज वगैरह सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? शुरू किया जाए। आवाज वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा करने के लिए अपील आ रही है, कर देता हूं। थोड़ा सही तो ये कैसे बढ़ता है, ये बोला। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चलिए, वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं झारखंड दर्शन हजारीबाग। 30 वीडियो का ये सेशन आने वाला है दोस्तों। आज पहला वीडियो है। हर वीडियो आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये करियर फाउंडेशन का एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्स है जो आप ले सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जहां पर आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड जितने वैकेंसीज आते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है ना। अब हम लोग बिहार दरोगा, उसके अलावा एसएससी जीडी की भी तैयारी शुरू करवा दिए हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारा झारखंड जी के स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है, झारखंड जी के स्पेशल योद्धा बैच, उसे भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, 11 जेपीएससी के लिए हम लोग टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच दोनों शुरू कर चुके हैं। ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड भी रांची सेंटर में आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये किस चीज का स्क्रीन है? सबसे पहले आप लोग बताइए, ये जो स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं सामने में, ये किस चीज की स्क्रीन है भाई? ये किस चीज की इमेज देख पा रहे हैं? मैं कमेंट्स आपके देख रहा हूं। मजा ले लेके पढ़ेंगे यार, मजा ले लेके सीखेंगे, समझेंगे, भ्रमण करेंगे। हजारीबाग हम लोग चूंकि भ्रमण करने जा रहे हैं तो ट्रेन पकड़ लिए हैं और हजारीबाग स्टेशन में हम लोग उतर चुके हैं। ठीक है, हजारीबाग के स्टेशन में हम लोग उतर चुके हैं। ये हजारीबाग स्टेशन है जो कुछ ही साल पहले बना है ना। और अब चलिए हम लोग हजारीबाग के सबसे पहले इतिहास का परिचय कराते हैं, हजारीबाग के नाम का परिचय कराते हैं, आखिर इसका नाम हजारीबाग कैसे पड़ा है। ठीक है भाई, तो ये हजारीबाग का रेलवे स्टेशन है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि
हजारीबाग रेलवे स्टेशन में भी वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस किया, है ना। रांची पटना का जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है वो हजारीबाग रेलवे स्टेशन से भी क्रॉस किया, काफी खुश थे वहां के लोग, है ना। अब चलो हजारीबाग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हजारीबाग की अवस्थिति कहां पर है भाई। झारखंड के मानचित्र में हजारीबाग है कहां पर। ये रहा आपके सामने झारखंड का मानचित्र, ठीक है ना दोस्तों। अब ये झारखंड के मानचित्र में अगर हम हजारीबाग की बात करें तो ये उत्तर में एक जिला है, ठीक है भाई। झारखंड के मानचित्र में ये उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है हजारीबाग। काफी ऐतिहासिक जिला है और ये जिला जो है ना ये उत्तर में बिहार से लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर में बिहार से लगा हुआ है। अब आप पूछोगे कि बिहार से किस जिला से लगा हुआ है ना। तो हजारीबाग से जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको बरही चौपारण मिलेगा। ये बरही चौपारण भी हजारीबाग जिला में आता है। जब चौपारण से आप बढ़ोगे डोभी की तरफ, डोभी यानी बिहार की तरफ, तो आपको एक जगह मिलेगा दनुआ भलुआ जंगल, ठीक है। वहीं पे है झारखंड बिहार का बॉर्डर, ठीक है। और वहीं पे गया जिला का जो बॉर्डर है वो हजारीबाग को टच कर देता है। यानी अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों कि बिहार का कौन सा जिला के साथ हजारीबाग सटा हुआ है तो वो है आपका कौन सा, तो गया जिला, ठीक है। याद हो गया आप लोग को। अब देखो यहीं पे हम आपको मैप के थ्रू समझा दे रहे हैं। उत्तर में तो गया जिला हो गया बिहार का, उत्तर में झारखंड का भी एक जिला हजारीबाग से लगा हुआ है, ठीक है। ये उत्तर में जो झारखंड का जिला हजारीबाग से लगा हुआ है ये कौन सा है भाई, तो ये है आपका कोडरमा, है ना। कोडरमा जिला भी उत्तर में हजारीबाग से लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप आ जाओ हजारीबाग के पश्चिम छोर में तो चतरा जिला अलग हुआ है, वो भी हजारीबाग से ही अलग हुआ है। कोडरमा जिला भी हजारीबाग से अलग हुआ, चतरा जिला भी हजारीबाग से अलग हुआ, है ना। चतरा जिला 1991 में हजारीबाग से अलग जिला बन गया, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम वाली बात। अब अगर आप थोड़ा सा आ जाओगे दक्षिण साइड में, है ना, दक्षिण में आ चुकी, देखो पश्चिम में सीमा जो बना रहा है चतरा ही बना रहा है, लातेहार के साथ कोई सीमा नहीं है। अगर आप आ जाओगे, चलो पूरब में पहले ले लेते हैं, तो पूरब में आपका पड़ जाता है कौन, तो पूरब में आपका पड़ जाता है गिरिडीह जिला, ठीक है। और कौन पूरब में, और आप इसको कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में पड़ जाता है बोकारो जिला। दक्षिण में जो दोस्तों वो है रामगढ़ और रांची जिला, ठीक है। हजारीबाग के मैप को ध्यान से देखिएगा। आपको हजारीबाग के बारे में आज हम बिल्कुल दूसरे जिलों के बारे में, झारखंड के बारे में चर्चा नहीं करने वाले, पूरा हजारीबाग घुसेंगे। आज हम लोग घुस चुके हैं, रेलवे स्टेशन के थ्रू घुस चुके हैं, अब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। देखो भाई हजारीबाग जिला जो है उसका हम लोग चौहदी देख लिए। उत्तर में गया जिला बिहार से लगा हुआ है ना। उत्तर में गया जिला बिहार से लगा हुआ है, उत्तर में झारखंड का कोडरमा जिला इसके साथ लगा हुआ है, पूरब में गिरिडीह लगा हुआ है, दक्षिण पूर्व जो है यहां पर बोकारो मिल जाएगा आपको, दक्षिण में रामगढ़ और रांची के साथ भी हजारीबाग का बॉर्डर है, और पश्चिम में चतरा जिला के साथ हजारीबाग का बॉर्डर है। बात समझ में आई आप लोगों को, तो ये चौहदी समझ में आ गई। अब चौहदी तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को जानना है यहां पर। तो साथियों एक सुंदर सा झील का तस्वीर मैंने यहां पर लगाया है, क्योंकि हजारीबाग इस झील के कारण जाना जाता है। काफी खूबसूरत सा ये झील है, और उस एरिया में अगर आप घुसिएगा ना, उस एरिया में अगर आप जाइएगा ना, मजा ही आ जाएगा, है ना। जो लोग हजारीबाग में रहते हैं वो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन झील ना गए हों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर थोड़ा सा रोमांचक व्यक्तित्व के हैं तो झील जरूर जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ के पेड़ पौधे की हवा ज़रूर लेंगे, झील के आसपास का इन्वायरमेंट जरूर लिखेंगे, एक अच्छा ऑक्सीजन भी वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो ये हजारीबाग झील की तस्वीर है।
इतिहास में चलते हैं दोस्तों, आखिर हजारीबाग का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा, है ना, सवाल आता है दिमाग में। देखो, अगर हम प्राचीन काल की ओर बढ़ते हैं ना, तो प्राचीन काल में हजारीबाग घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है, पूरी चारों तरफ जंगल ही जंगल था, इतना घना जंगल था कि कोई बाहरी लोग यहां प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस क्षेत्र में कौन रहते थे प्राचीन काल में? तो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जनजाति रहते थे। तो बहुत ज्यादा घने जंगलों से घिरे होने के कारण कहा जाता है कि इसका नाम हजार बागों से घिरे होने के कारण हजारीबाग पड़ा। ठीक है, ये नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिर हजारीबाग नाम कैसे पड़ा? तो हजार बागों का शहर इसको कहा जाता है, हजार बागों से घिरे होने के कारण इसे हजारीबाग कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सपर्ट रहे सर जॉन डाल्टन साहब, इनके अनुसार अगर आप जाइएगा तो हजारीबाग का नाम ओकनी और हजारी के छोटे छोटे जो गांव हैं उससे निकल करके आया है। समझे, ओकनी और हजारी नाम का गांव था, वहां से निकल के आया है। हजारी शब्द की उत्पत्ति आम के बाग से हुई थी, जो सैनिकों और यात्रियों के लिए एक शिविर स्थल हुआ करता था। ये जॉन डाल्टन के अनुसार है हजारीबाग का नाम। लेकिन इन जनरल प्राचीन काल से घने जंगलों से घिरे होने के कारण, हजार बागों से घिरे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा हजारीबाग। ठीक है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, और आप सभी को सबसे पहले तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और इसी मौके पर हम लोग गांधी जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और एक राष्ट्रीय छुट्टी का दिन भी है ना। और गांधी जी का भी हजारीबाग से लगाव था, आए थे कई बार हजारीबाग। एक बार जब गांधी जी हजारीबाग आए थे तो वहां के लोगों ने उन्हें 1300 रुपए की थैली भेंट की थी। ठीक है, तो वो जो पैसे मिलते थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में, लड़ाई में लगाने के लिए मिलते थे। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है साथियों, अब चलिए हम लोग बात करते हैं हजारीबाग का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम का क्या इतिहास रहा। बहुत घनघोर जंगलों से घिरे होने के कारण बाहरी लोग यहां पर हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। ठीक है, बाहरी प्रभाव से मुक्त रहता था, यहां के स्थानीय जनजाति यहां रहते थे। तुर्क अफगान काल का मतलब हुआ दिल्ली सल्तनत का काल। ठीक है, चाहे वो लोदी वंश हो, चाहे उससे पहले आपका तुगलक वंश हो, है ना, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया वंश हो, जो भी दिल्ली सल्तनत का काल रहा, हजारीबाग पूरी तरह से इन लोगों से मुक्त रहा। इस क्षेत्र पर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। ठीक है, अगर हम मुगल काल की बात करें तो बाबर काल में, हुमायूं काल में और अकबर के शुरुआती दौर में भी हजारीबाग में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन अकबर के शासन काल आने के लगभग 20-25 सालों के बाद, है ना, इस क्षेत्र पर जो है मुगलों का हस्तक्षेप थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि अकबर की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन बीच बीच में जहांगीर के काल में भी, जब आप लोग को पता होगा छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो दुर्जन साल को बंदी बनाया था, शाहजहां के काल में बीच बीच में इस क्षेत्र में मुगलों का हस्तक्षेप थोड़ा बहुत होता रहा, और बीच बीच में यह क्षेत्र खुद को आजाद भी घोषित करता रहा। ठीक है, तो हम लोग बात किए प्राचीन काल में तो कोई हस्तक्षेप नहीं था, यहां पे स्थानीय जनजाति निवास करते थे। अगर हम बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में, तुर्क अफगान काल में कोई हस्तक्षेप नहीं था। मुगल काल में अकबर के शासन काल के शुरुआती दौर तक कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन उसके बाद हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ता गया और बीच बीच में मुक्ति भी मिलती गई, आजादी भी मिलती गई। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश काल में हजारीबाग। ठीक है, ब्रिटिश काल में हजारीबाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और परीक्षा उपयोग के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी
यहां पे कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, पूरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, केवल यहां मत देखिएगा। आप लोग क्या लिखा हुआ है वो आप लोग नहीं भी देखिएगा तो मैं आपके दिमाग में इंस्टॉल कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को पता होगा कोल विद्रोह के बारे में। ठीक है, कोल विद्रोह जब हुआ था 1831-32 में, तो उसके बाद न केवल हजारीबाग बल्कि झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी प्रशासनिक फेरबदल किए जाते। तो हजारीबाग में भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आप लोगों को पता होगा साथियों कि जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह के बाद हजारीबाग का प्रशासनिक ढांचा बदल गया। रामगढ़ खड़गडीहा राज्य जो हजारीबाग के अंदर आता था, ठीक है, फिर आपका केंदी हो गया, कुंडा हो गया, ये सब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा बन जाते हैं और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में हजारीबाग को डिवीजन के तौर पर बना दिया जाता है ना। हजारीबाग को डिवीजन बना दिया जाता है कब? कोल विद्रोह के बाद जब प्रशासनिक फेरबदल होते हैं तो हजारीबाग को डिवीजन बना दिया जाता है और इसके अंदर रामगढ़, खड़गडीहा के केंदी और कुंडा राज्य को इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखो 1854 की बात है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है ना को तत्कालीन बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उस समय के, उसके अधीन एक गैर विनियमन प्रांत छोटा नागपुर में बदल दिया जाता है। 1790 से लेकर के दोस्तों 1884 तक ये जो हजारीबाग शहर था एक छावनी शहर के तौर पर रहता है। मतलब छावनी का मतलब होता है कि सेना से पूरा घिरा हुआ, है ना। तो 1790 से 1884 तक ये एकदम छावनी बना रहा। परिणाम स्वरूप एक योजनाबद्ध पुराना शहर बना। अभी जो हजारीबाग का जो पुराना शहर है, जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, उसे बोडन बाजार कहते हैं। ठीक है, अभी जो बोडन बाजार है वो योजनाबद्ध तरीके से उसी समय बनाया गया था जब हजारीबाग को छावनी में तब्दील किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो हजारीबाग का बहुत महत्व है दोस्तों। इसमें क्यों महत्व है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में 1857 की क्रांति का आगाज जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था, वो रोहिणी गांव से हुआ था और रोहिणी गांव देवघर में पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहां पर उतना बृहद नहीं था, वहां से शुरुआत तो जरूर हो गया, लेकिन 1857 की क्रांति रोहिणी गांव के बाद जहां पर फैला, झारखंड के अंदर जहां फैला वो है हजारीबाग। ठीक है, रोहिणी गांव के बाद हजारीबाग में फैलता है 30 जुलाई 1857 ईस्वी को, तब रांची में। रांची से पहले हजारीबाग में ही 1857 की क्रांति जो है वो फैल चुका था। ठीक है, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी, ये सब मैं आप लोग को उस समय की बात बता रहा हूं जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। 1920 में हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन भी हजारीबाग में होता है। पूछता है सवाल, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था। यह हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन जो हुआ वो कौन से नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, हजारीबाग में गांधी जी को 1300 रुपए की थैली भेंट की जाती है। जब वो 1925 में वहां पर आए थे तब उनको 1300 रुपए की थैली भेंट की जाती है। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ यही हजारीबाग के जेल से फरार होते हैं। और आप लोग को पता होगा कि हजारीबाग में जो सेंट्रल जेल है, जो केंद्रीय कारा है, वो जयप्रकाश नारायण के नाम से है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जो प्राचीन काल की बात हम लोगों ने किया, हम लोग मध्यकाल की बात की, हम लोग ब्रिटिश काल की बात किए। तो ब्रिटिश काल में हजारीबाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर मैंने डिस्कस किया
कि 1857 की क्रांति रोहिणी गांव के बाद जहां फैला वो है हजारीबाग। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन 1920 में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में गांधी जी को 1300 रुपए की थैली भेंट की गई थी 1925 में। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जो है वो 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हजारीबाग जेल एक ऐतिहासिक जेल है दोस्तों, क्योंकि इस जेल में जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता और साथ ही साथ इस जेल में राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता को बंद किया गया था। इसलिए यह जेल एक ऐतिहासिक जेल भी माना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल है भाई, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल है वहां पर। ध्यान से सुनिए, सुनने वाला पॉइंट है, मैं याद करवाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा। ठीक है, हम वहीं पे खड़े हैं अभी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, इसकी तस्वीर आप लोग अभी मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहां है? हजारीबाग, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की आप लोग से कि अपने 5 साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण यहां से फरार हुए थे। ठीक है, और इस जेल में राजेंद्र प्रसाद को भी रखा गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आगे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अब हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतिहास पर चर्चा की, हजारीबाग के इतिहास पर हम लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखने का प्रयास किया। अब हम लोग हजारीबाग के ठीक है जी, चलिए अभी और भी फिगर दिखाएंगे आप लोग को। अब हजारीबाग के भौगोलिक दृष्टिकोण से ये चीजें मैंने आप लोग को मैप में बता दिया, शुरुआत में ही बता दिया कि उत्तर में गया जिला बिहार का है, यहीं पर कोडरमा जिला उत्तर में है ना। गिरिडीह और बोकारो ये आपको पूरब में पड़ जाएगा। ठीक है, बोकारो हालांकि दक्षिण पूर्व में है। रामगढ़ रांची दक्षिण में है, और चतरा जो है हजारीबाग के पश्चिम सीमा को बनाता है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 3555 वर्ग किलोमीटर हजारीबाग का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का 12वां स्थान रखता है। 12वां सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। यहां की प्रमुख चोटियों की बात करें तो चंदवारा 2816 फीट का है, और जिलिंजा एक वहां पे पहाड़ी है, ये 3057 फीट का है। तो प्रमुख चोटियां ये हो गई हजारीबाग की। ठीक है, हम लोग अभी भौगोलिक दृष्टिकोण पर बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम हजारीबाग के भौगोलिक स्वरूप को देखें कि झारखंड में आखिर उसका जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड का अधिकतर हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है, और हजारीबाग भी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और उसी में से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये है, मान लीजिए ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये है छोटा नागपुर का पठार। यहां बीच से गुजरती है दामोदर नदी, यहां बीच से गुजरती है क्या? दामोदर नदी गुजरती है, और यही हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को पीडीएफ हम दे देंगे एप्लीकेशन में, फ्री वीडियो सेक्शन में। तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को कौन अलग कर रहा है? यहां पर दामोदर नदी अलग कर रही है। और हजारीबाग का जो पठार है दोस्तों, हजारीबाग का जो पठार है ये भी 2 भागों में है। एक है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, और दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर, और निचला हजारीबाग का पठार है इसकी ऊंचाई है 450 मीटर औसतम। औसत ऊंचाई कितना है?
450 मीटर निचला हजारीबाग का पठार का, और ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है वो 600 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, तो और दोनों हजारीबाग का पठार को रांची के पठार से कौन सी नदी अलग कर रही है? तो दामोदर नदी अलग कर रही है। हजारीबाग से बहने वाली जो सबसे प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, एक तो ओरिजिन हजारीबाग से जिस नदी का होता है वो है आपका बराकर नदी। बराकर जो कि दामोदर की सहायक नदी है, इसका ओरिजिन ही हजारीबाग है। दामोदर नदी का भी बहाव क्षेत्र कुछ हजारीबाग में है। कोनार नदी, बोकारो नदी, ये सब हजारीबाग से बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, नदियां क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं मिट्टी की। तो हजारीबाग में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक लाल मिट्टी और एक रेतीली मिट्टी। जब मैं आप लोग को झारखंड जी के पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि रेतीली मिट्टी यहां पर होने के कारण मोटा अनाज, है ना, मोटा अनाज यहां पर अच्छा खासा उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी लाल मिट्टी तो झारखंड के 90% भूभाग में, छोटा नागपुर के 90% भूभाग में तो पाई ही जाती है। हजारीबाग में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम गर्म जल कुंड की बात करें तो हजारीबाग में कई सारे गर्म जल कुंड हैं दोस्तों, है ना। हजारीबाग में आपका सबसे महत्वपूर्ण सूर्य कुंड है, और सूर्य कुंड के अंदर कई सारे कुंड हैं। सूर्य कुंड जहां पर है ना बरकट्ठा में, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में जहां पर सूर्य कुंड है वहां पे कई सारे कुंड हैं, जिसमें सबसे गर्म जल कुंड है सूर्य कुंड। वहां पे ब्रह्म कुंड है, वहां पे राम कुंड है, वहां पे लक्ष्मण कुंड है और सीता कुंड है। ये 5 कुंड है वहां पर। गर्म जल कुंड वहां पे 5 है। सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और सीता कुंड है। ठीक है, ये बरकट्ठा प्रखंड के बेलकप्पी गांव में स्थित है, और ये पूरे भारत का जो है ना सबसे गर्म जल कुंड है, जिसका टेम्परेचर अगर पानी का देखिएगा तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। यानी कि आप देख सकते हो 10-12 डिग्री बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के निकट पहुंच जाएगा, बॉयल होने लगेगी चीजें। ठीक है, तो इतना गर्म जल कुंड है हजारीबाग का सूर्य कुंड, पूरे भारतवर्ष का सबसे गर्म जल कुंड माना जाता है। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के बेलकप्पी गांव में स्थित है। इसी सूर्य कुंड के पास 8 घोड़ों पर सवार भास्कर की एक प्रतिमा है, साथ ही साथ विरंची देवी की प्रतिमा है। ठीक है, भास्कर, भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण की प्रतिमा है, और साथ ही साथ विरंची देवी की भी प्रतिमा वहां पर स्थापित है जहां पर सूर्य कुंड है। और सूर्य कुंड जहां पर है दोस्तों, वहां पर मेला भी लगता है, हर वर्ष मेला लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य कुंड मेला जो लगता है वो कब लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। गर्म जल कुंड पर हम लोग चर्चा कर लिए सभी लोग। इसके अलावा आप लोग जानते हैं हजारीबाग में सूर्य कुंड तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, हजारीबाग में ही कावा गर्म जल कुंड है, हजारीबाग में ही टाइगर गर्म जल कुंड है, हजारीबाग में ही हरहद गर्म जल कुंड है। तो इतने सारे गर्म जल कुंड आपको हजारीबाग में देखने को मिलेंगे। जो लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं, आप लोगों से आग्रह होगा वीडियो को शुरू से देखिएगा। पूरा हजारीबाग का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम लोग देख लिए, अभी हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण देख रहे हैं, फिर आर्थिक दृष्टिकोण देखेंगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हजारीबाग पर पूरा आप लोग का बेहतरीन कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख जल कुंड कौन कौन सा हो गया? सूर्य कुंड हो गया, कावा हो गया, टाइगर हो गया, हरहद हो गया। और सूर्य कुंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहां पर 8 घोड़ों पर सवार भास्कर की प्रतिमा है, विरंची देवी की प्रतिमा है। यहां पर 5 कुंड है, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। ठीक है, बरकट्ठा प्रखंड के बेलकप्पी गांव में ये स्थित है। ठीक है, आइए झील एवं तालाब की बात कर लेते हैं। तो देखो, हजारीबाग में मुख्यतः ऐसे तो छोटे छोटे तालाब बहुत होंगे, लेकिन हजारीबाग झील काफी फेमस है, और उसकी तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग झील बहुत ही खूबसूरत सा झील है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और काफी खूबसूरत सा झील है। तो हजारीबाग झील, इसका जो निर्माण है अंग्रेजों के द्वारा 1831 ईस्वी में करवाया गया था हजारीबाग झील का। उसके अलावा एक आप लोग को तालाब के बारे में जानकारी रखना है, खजांची तालाब कहां स्थित है। यह जानकारी इसलिए भी रखना है दोस्तों, क्योंकि खजांची तालाब वही जगह है
जहां पर नमक कानून को तोड़ा गया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, नमक तोड़कर, नमक बनाकर, नमक कानून हर जगह तोड़े जा रहे थे, तो हजारीबाग भी इसमें पीछे नहीं था। खजांची तालाब वही तालाब है जहां पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का यहां पर काम किया गया था। तो नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ यह तालाब है खजांची तालाब। जलप्रपात की बात करें तो यहां पर कुछ कुछ जलप्रपात हैं, जैसे घाघरा जलप्रपात। घघरी मत समझना, घघरी अलग है, लातेहार में है वो, है ना। घाघरा जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, सलपर्नी जलप्रपात और अमंडहारा जलप्रपात। ठीक है, कौन कौन से जलप्रपात है, यहां जलप्रपात की एक तस्वीर मैंने लगाई है। घाघरा जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, सलपर्नी जलप्रपात और अमंडहारा जलप्रपात, ये सारा जो है वो कहां है, हजारीबाग में स्थित है। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं कुछ कुछ। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण में एक साइड हम लोग खनिज संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं, एक जगह हम लोग कृषि पर चर्चा कर रहे हैं और एक जगह हम लोग वनोत्पाद पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये सभी अर्थव्यवस्था की चीजें हैं। हजारीबाग की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, वहां की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो तीन महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। जैसे खनिज संसाधन, आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों कोयला के बारे में, कि झारखंड में जो सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व जो सेकेंड पोजीशन पर, वो हजारीबाग ही है। ठीक है, धनबाद एरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कोल रिजर्व जो है, यानी कोयला का जो भंडार सबसे ज्यादा है धनबाद के बाद, वो आपका हजारीबाग ही है। और हजारीबाग का बड़का गांव क्षेत्र में कोयले का खनन भी हो रहा है, उससे सटा हुआ चतरा जिला में भी कोयले का खनन हो रहा है। तो कोयला तो हजारीबाग में है ही। ठीक है, कोडरमा जिला से सटा होने के कारण हजारीबाग के कुछ भूभागों में अभ्रक भी पाए जाते हैं, है ना, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं हजारीबाग में, डोलोमाइट जैसे खनिज भी हैं, ग्रेफाइट भी मिलता है, क्रोमाइट जिसका उपयोग जो है स्टील बनाने में किया जाता है, ये भी आपको मिलेगा, मैग्नीज भी यहां पर मिलते हैं। तो कई सारे खनिज संसाधनों से भी हजारीबाग की जो धरती है वो भरी पड़ी है। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, इन सब चीजों से भरी पड़ी है। ठीक है, कृषि की बात करें दोस्तों, तो कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में बड़का गांव का क्षेत्र काफी अव्वल है। कृषि क्षेत्र में धान गेहूं की खेती, जायद फसल काफी होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, जायद फसल सब्जी वगैरह जो है बहुत होता है। पटल, तरबूज, रेशम कीट, मोटे अनाज के उत्पादन में अव्वल है। मोटे अनाज के उत्पादन में तो पूरे झारखंड में अव्वल है हजारीबाग। सब्जी उत्पादन में बेहतर पोजीशन में है। जायद फसल यहां पर होता है। तेंदुपत्ता, शहद, जड़ी बूटी, लघु वनोत्पाद, महुआ के उत्पादन में पूरे झारखंड में अव्वल स्थान पर हजारीबाग आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण। और अगर अर्थव्यवस्था की चर्चा अगर हम करें हजारीबाग की, जी जितने लोग हजारीबाग से जुड़े हैं ना और पूरे झारखंड से जुड़े हैं, सब लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और पूरा नहीं देखे हैं तो एक बार शुरू से जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को और एक जगह समाहित करके मैंने लाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की। तो देखो मुख्यतः अगर हम देखें, इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा हजारीबाग में है नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, तो हजारीबाग में 3000 मेगावाट प्लांट जो है एनटीपीसी बना रहा है हजारीबाग क्षेत्र में। डीवीसी का ये क्षेत्रीय मुख्यालय है। ठीक है, क्षेत्रीय यहां पर कार्यालय स्थित है। ऐसे तो डीवीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता है, लेकिन हजारीबाग में डीवीसी ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनाकर रखा है। कोल माइनिंग, यहां पर हजारीबाग में कोल माइनिंग इंडस्ट्री है। सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन झारखंड, दैट इज हजारीबाग। रिलायंस पावर यहां पर 3600 मेगावाट का जो है पावर प्लांट बना रहा है। यहां पर लाह का उद्योग है दोस्तों, ग्लास और केमिकल की फैक्ट्रीज है। ठीक है, और अगर हम हजारीबाग की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हजारीबाग एक शहर है और वो शहर का जो मार्केट है वो आसपास के कई जिलों का मार्केट है। और उससे कह सकते हैं कि हजारीबाग के लोग
कि अर्थव्यवस्था उस मार्केट के बल पर भी सुधरती है, क्योंकि आसपास के कोडरमा जिला, आपका बोकारो जिला, आपका चतरा जिला और भी अन्य आसपास के जिले के लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मॉल वॉल आपको हजारीबाग में मिल जाएगा, अच्छे खासे मार्केट मिल जाएंगे, बड़े सब्जी मार्केट मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ मिलता है, किताब का मार्केट अच्छा खासा मिल जाएगा। उसके अलावा शिक्षण संस्थान की वजह से पूरे आसपास के जिले धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, इन सभी जिलों के लोग हजारीबाग में स्टडी करने आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन का भी एक अच्छा खासा हब बन चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग बात की, अब चलिए शिक्षण संस्थान पर चर्चा करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है वो किसकी बिल्डिंग है दोस्तों? VVU की बिल्डिंग है, ठीक है। ये है VVU, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 ईस्वी में, है ना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। और इसके अंदर तो पहले एक विश्वविद्यालय था, अब तो इसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इसके अंदर लॉ कॉलेज भी है, कई सारी चीजें इसके अंदर सेगमेंट में खुल चुकी है। तो ये है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि काफी बड़ा क्षेत्र को कवर करता है, काफी आसपास के जिलों के कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड होते हैं। ये है ऐतिहासिक महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय। संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड नहीं, झारखंड और बिहार का पहला डिग्री कॉलेज बना था। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, है ना, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन एक आया था झारखंड, उसी के द्वारा आपका संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना 1899 में की गई थी, ठीक है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यहाँ पर आइसेक्ट विश्वविद्यालय, अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो 2 विश्वविद्यालय आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। उसके अलावा संत कोलंबा महाविद्यालय, मार्खम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के लिए अच्छा फेमस है, आनंदा कॉलेज, राजेंद्रा लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज, BSF ट्रेनिंग सेंटर, है ना, मेरू का BSF ट्रेनिंग सेंटर फेमस है, ठीक है। झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC हजारीबाग में भी है, और इसका जो DSP की जो ट्रेनिंग होती है, झारखंड पुलिस सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है, वो भी हजारीबाग के पास ही पद्मा में होती है, जहां पर राजा का किला है, जहां पर पद्मा राजा का किला है, वहीं पर ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। तो झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, BSF ट्रेनिंग सेंटर, विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज, राजेंद्रा लॉ कॉलेज, आनंदा कॉलेज, मार्खम कॉलेज, उसके अलावा यूसेड भी है वहां पर, यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा आपको हजारीबाग मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, हजारीबाग डेंटल कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, और पूरे भारत का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान भी खुला है हजारीबाग में। पूरे भारत का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हजारीबाग के गौरिया कर्मा नामक गांव में स्थित है। गौरिया कर्मा नामक गांव में स्थित है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग डेंटल कॉलेज, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय काफी फेमस है, नवोदय विद्यालय। आपको ये शिक्षण संस्थान में बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हजारीबाग के हैं वो यही सब हैं जो मैंने अभी चर्चा किया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, है ना, संत कोलंबा महाविद्यालय, स्कूल में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, संत जेवियर स्कूल, प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग डेंटल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग कृषि अनुसंधान केंद्र, नवोदय विद्यालय, ये सब कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं हजारीबाग के, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो तस्वीर मैंने दिखाया यही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो हजारीबाग के पद्मा के गौरिया कर्मा में स्थित है। और साथियों, ये भारत का दूसरा कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पर्यटन स्थल पर चलते हैं, देखो खेल पर भी चलेंगे। देखो ये है हजारीबाग का करजन ग्राउंड, जो काफी फेमस है। करजन ग्राउंड स्टेडियम हजारीबाग का काफी फेमस है। हजारीबाग में गांधी मैदान भी है दोस्तों, है ना, काफी बड़ा गांधी मैदान है जहां पर खेल के कार्यक्रम होते रहते हैं, पुलिस लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है। पर्यटन स्थल पर बात करें तो हजारीबाग झील, मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, पद्मा का किला, है ना, आप लोग को पता होगा रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी जो थी वो पद्मा थी।
रामगढ़ राज की जो अंतिम राजधानी थी पद्मा थी, तो वहां के राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने, है ना, वहां पे किला बनाया था और वहां पे अभी भी खंडर के तौर पर किला के अवशेष मौजूद हैं। उसके अलावा इसको गुफा, जहां पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, सूर्य मंदिर मिला है, इसको का गुफा जो है वहां पर हजारीबाग में, यहां आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और सूर्य मंदिर यहां पर प्राप्त हुए हैं, तो इसको गुफा भी एक पर्यटन स्थल के तौर पर आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नरसिंह स्थान, नरसिंह स्थान की बात क्यों कर रहे हैं, यहां पर एक नरसिंह स्थान मंदिर है दोस्तों, है ना, नरसिंह स्थान मंदिर है जहां पर मेला भी लगता है, जिसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं, इसे शहरी मेला भी बोलते हैं, इसे शहरी मेला, इस दर्शन मेला भी बोलते हैं। शिव मंदिर बादमगांव, कोनार डैम, बरसो पानी, बुढ़वा महादेव मंदिर, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, कन्हरी झील, है ना, कन्हरी झील, सीतागढ़ पहाड़ जो कि बौद्ध मठ है, दूध पानी जहां पर 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, सूर्य कुंड, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं हजारीबाग के। ठीक है साथियों जी, बाकी बहुत सारे हैं, बाकी आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण छूट गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। नरसिंह स्थान मंदिर, शिव मंदिर बादम बाजार, कोनार डैम, बरसो पानी, बुढ़वा महादेव मंदिर, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, कन्हर झील, सीतागढ़ पहाड़, बौद्ध मठ, दूध पानी, जहां ये सीतागढ़ पहाड़ जहां से बौद्ध मठ मिले हैं, दूध पानी जहां से 8वीं शताब्दी का अभिलेख मिले हैं, सूर्य कुंड, ठीक है, बता चुका हूं आप लोग को। ये है निर्मल महतो पार्क, निर्मल महतो पार्क, ठीक है, और ये है कृषि पर्यटन केंद्र, कृषि पर्यटन केंद्र, ठीक है, यह है कृषि पर्यटन केंद्र और यह है निर्मल महतो पार्क। ये कुछ महत्वपूर्ण, हजारीबाग झील मैंने आपको बताया, सारे पर्यटन स्थल पर मैंने यहां पर चर्चा कर लिया। ठीक है, एक बहरामपुर है जहां पर बौद्ध स्थल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है कृष्ण वल्लभ सहाय की, ठीक है। और कृष्ण वल्लभ सहाय, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप हमसे पूछोगे कि हजारीबाग के विभूति की चर्चा करें तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लूंगा वो है कृष्ण वल्लभ सहाय, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कृष्ण वल्लभ सहाय की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये गर्मपंथी दल के एक नेता हुए, राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो गर्मपंथी चरण था उसके एक नेता हुए, और स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि इनको चुना गया था। क्योंकि आप लोग को पता होगा गांधी जी का सहयोग आंदोलन वापस ले लेने के बाद हुआ क्या था कि स्वराज पार्टी उभर कर आया और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि रहे 1923 में, जिस पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, उस पार्टी के प्रतिनिधि रहे, ठीक है। 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, है ना, जो झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का काम इन्होंने किया हजारीबाग क्षेत्र में, वो थे कृष्ण वल्लभ सहाय, ठीक है। और 1963 से लेकर 67 तक बिहार राज्य के ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो संयुक्त बिहार था जिसमें झारखंड भी शामिल था, उस पूरे क्षेत्र में हमारे झारखंड का जो अभी भूभाग है, इस क्षेत्र से सिर्फ 2 ही व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। एक थे विनोदानंद झा जो संथाल परगना से बिलोंग करते थे, और एक थे कृष्ण वल्लभ सहाय जो कि हजारीबाग से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो कृष्ण वल्लभ सहाय एक बहुत ही महानतम व्यक्तित्व हजारीबाग के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में याद रखिएगा। यहां पर एक मैंने तस्वीर लगाई है, ये है बुल्लू इमाम साहब। बुल्लू इमाम साहब जो हैं
वो एक पर्यावरणविद हैं और इनको वर्ष 2011 में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। बुल्लू इमाम का संबंध भी हजारीबाग से है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग विभूति की चर्चा कर रहे हैं। विभूति में खेल के क्षेत्र में जो नाम रोशन की है वो है शुभलक्ष्मी शर्मा। शुभलक्ष्मी शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मेंबर रह चुकी है और एक तेज गेंदबाज, अच्छी गेंदबाज रही हैं और इन्होंने हजारीबाग का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ये खेल चुकी हैं। शुभलक्ष्मी शर्मा का संबंध हजारीबाग से है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व में राम विनोद सिंह, जिनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, ठीक है। राम विनोद सिंह को क्या कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। उसके अलावा बजरंग सहाय भी महत्वपूर्ण नेता थे। कृष्ण बल्लभ सहाय गरमपंथी दल के ये लोग नेता थे। सरस्वती देवी है ना, ये भी नेता रही और जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा उसमें इन्होंने नेतृत्व करने का काम किया। त्रिवेणी प्रसाद, ये सब सभी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हजारीबाग क्षेत्र से रहे हैं, ठीक है। शालिग्राम सिंह, शुभलक्ष्मी शर्मा क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर। बुल्लू इमाम पर्यावरणविद हैं। इनको गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। राजकुमार गुप्ता जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है, हजारीबाग से संबंधित एक बड़े फिल्म डायरेक्टर भी हैं बॉलीवुड में दोस्तों, है ना। एक बड़े फिल्म डायरेक्टर भी हजारीबाग से, जिनका नाम है राजकुमार गुप्ता। और कुछ फिल्में मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकी एक प्रमुख फिल्म रेड आप लोग देखे होंगे, अजय देवगन का, है ना। अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, उसका निर्देशन इन्होंने किया था। और भी कई सारी फिल्में हैं जो कि राजकुमार गुप्ता के द्वारा निर्देशित फिल्में हैं। तपेन सेन जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, हजारीबाग से हैं। जसवंत सिन्हा जो कि भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे और साथ ही साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। ऐसे विभूति में आप लोग हजारीबाग में जसवंत सिन्हा को भी काउंट कर सकते हैं, जो पूर्व भाजपा नेता है। अभी वर्तमान में वो दूसरी पार्टी शायद टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, वो ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हजारीबाग के प्रमुख व्यक्तित्व में जाने जाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए सवाल नहीं ला पाया आज, और अगले सेशन से मैं कोशिश करूंगा सवाल को शामिल करने का। और इसमें मैं कुछ सवाल चूंकि मैं करा नहीं पाया, इसलिए मैं आप लोगों को सवाल इसमें ऐड करवा करके कल आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री वीडियो सेक्शन में अपलोड करवा दूंगा। वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरेंज भी करवा दूंगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में अंत में ये अरेंज उतना अच्छे से नहीं हो पाया, बट मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से इसको अरेंज करके आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो ये सारी, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इसमें छूट गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें तो हजारीबाग जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर जो सबसे बड़ा प्रमंडल है झारखंड का, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर जो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग। और कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हजारीबाग में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा जो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखना है, ठीक है। और हजारीबाग जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तरी छोटा नागपुर, जो उत्तरी छोटा नागपुर में कई सारे जिले आते हैं, चतरा आ गया, कोडरमा आ गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, आपका धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया। इन 7 जिलों का प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, उसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग, ठीक है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्थिक दृष्टिकोण मैंने आप लोग को बताया, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण मैंने आपको बताया, जो हिस्टोरिकल इसका चीजें हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो भी मैंने आपको बताया।
पर्यटन के दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, है ना, हर तरह से चर्चा करने का मैंने आज के इस वीडियो में प्रयास किया है दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगी। और सबसे जरूरी चीज क्या है ना, कि एक जगह समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग के दिमाग में भी हजारीबाग से जब चीजों को रिलेट कीजिएगा तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। हजारीबाग की चौहदी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। तो भ्रमण हो गया हजारीबाग का। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा कि अगले सेशन में, अगला सेशन जो कल होगा उसमें मैं क्या नई चीजें ऐड कर सकता हूं। एक तो मेरे दिमाग में एक एमसीक्यू भी लास्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, है ना। एक तो मैं ऐड करूंगा ही, लेकिन और आपके मन में कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा की भी हमारी बैचेस शुरू हो रही कल से। कल जो बैच शुरू हो रही है दोस्तों, एसएससी जीडी कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसके 84,000 वैकेंसी आने वाला है। कल से स्टार्ट हो रहा है आपका महिला पर्यवेक्षिका सोशियोलॉजी का बैच, है ना। लेडी सुपरवाइजर सोशियोलॉजी का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है हमारे एप्लीकेशन में। और साथ ही साथ बिहार एसआई का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है हमारे एप्लीकेशन में। तो जो लोग भी इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो कल से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है रांची में, है ना, जहां पे 11 जेपीएससी के लिए टारगेट बैच और जेपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत जो है वो हो रही है। एक फाउंडेशन बैच तो बन ही चुका है और जो टारगेट बैच है उसकी भी जल्द शुरू होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा जेएसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स जो है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसकी एडमिशन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। आज से 9 तारीख तक ही एडमिशन होगा। जितने भी एडमिशन 1 से 9 तारीख के बीच होंगे उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, है ना। लिमिटेड सीट्स हैं और क्रैश कोर्स में बहुत सारे लोग इच्छुक हैं। तो आप लोग भी अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, दिक्कत लग रहा है अभी तक तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो आप लोग आइए हमारे सेंटर पे 3 घंटे की डेली क्लास देंगे और सीजीएल की भी तैयारी जबरदस्त तरीके से आप लोग की 2 महीने में कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। धन्यवाद इतने संख्या में जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।